हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपको कई सारे वीडियो इसके पहले भी प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला हो गई, खाद्य जाल की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषण स्तर क्या होता है, इसकी वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इकोसिस्टम की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इकोसिस्टम की जो भी ब्रांचेस है और साथ ही साथ इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स है उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक यदि आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यहां पे हम 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहां पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और ऊर्जा की हानि कैसे होती है। किसी भी इकोसिस्टम में एक लेवल से जब आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी की हानि होती है, तो वो कैसे होती है ये भी हम साथ ही साथ समझेंगे। इसके अलावा हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन फूड चैन एंड फूड वेब। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अंतर हम और देखेंगे, जो हमारा अंतर है अपमार्जक और अपघटक के मध्य अंतर, यानी डिकम्पोजर के मध्य अंतर। ठीक, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में यहां पे हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि ऊर्जा हानि कैसी होती है। तो यहां पे आपको 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ऊर्जा प्रवाह है क्या। ठीक, तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक इकोसिस्टम है। अब उस इकोसिस्टम में सबसे पहले आप देखेंगे कि सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो है ग्रहण करते हैं। अब उत्पादक जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं वो भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित करके अपने पास रखते हैं। जब इन उत्पादकों का भक्षण करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये एनर्जी पहुंच जाएगी कहां, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं का जब भक्षण करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये एनर्जी कहां पहुंच जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता के पास। फिर जब द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करेंगे तृतीयक उपभोक्ता, तो ये एनर्जी उनके तक पहुंच जाएगी। फिर जब तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर्स जब मृत हो जाएंगे, यानी जब खत्म हो जाएंगे, तो उनका भक्षण कौन करेंगे, अपघटक करेंगे, और वो भी अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और बाकी एनर्जी को वातावरण में क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको यह समझना है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो किसी का भी इकोसिस्टम हो, चाहे आपका वन का इकोसिस्टम हो या तालाब का इकोसिस्टम हो या कहीं का भी इकोसिस्टम आप देखेंगे, इकोसिस्टम के अंदर होता क्या है कि उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्राथमिक उपभोक्ताओं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उत्पादकों से लेकर के विभिन्न उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटक तक जो एनर्जी का स्थानांतरण होता है भोजन के रूप में, इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। यानी ऊर्जा के प्रवाह की अगर आप परिभाषा या डेफिनेशन बताएंगे तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी परितंत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक भोज्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे जो ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य हमारा एनर्जी का प्रमुख स्रोत होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, तो ऊर्जा स्रोत यानी सूर्य हो गया। तो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो ऊर्जा है कौन ग्रहण करेगा, तो उत्पादक करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा को कौन ग्रहण करेंगे, उत्पादक करेंगे। तो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो हमारी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को उत्पादकों से आप देखेंगे विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर जो भोजन के रूप में स्थानांतरण होता है एनर्जी का, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी का फ्लो या ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा आपको याद रखना है कि एक दिशीय होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा आपको याद रखना है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। ठीक, एक दिशीय होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यह याद रखनी है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि ऊर्जा प्रवाह है क्या। तो किसी भी ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो ऊर्जा होती है उसको उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर
जो भोजन के रूप में स्थानांतरण होगा ऊर्जा का, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह है। क्योंकि ऊर्जा किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से पहुंचेगी, तो किसी ना किसी माध्यम से पहुंचेगी। तो उत्पादकों से कहां पहुंचेगी, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में क्रमशः जाएगी। लेकिन किसके रूप में जाएगी, तो भोजन के रूप में जाएगी। क्रमशः जब जीव एक दूसरे का भक्षण करते जाएंगे तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो जो है होता रहता है। तो इस प्रकार से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। अब हम समझते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा हानि कैसे होती है, मतलब ऊर्जा की किस प्रकार से हानि होगी। नॉर्मली आपको समझना है कि सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, मतलब सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है, सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो आएगी और उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको प्रोड्यूसर यानी कि हरे पौधे क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। अब हरे पौधे अवशोषित करके उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं। लेकिन सूर्य द्वारा जितनी एनर्जी भेजी जा रही है, तो सोलर एनर्जी का केवल और केवल 1-2% भाग ही हरे पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसका केवल और केवल 1-2% ऊर्जा ही यूज करते हैं कौन, हरे पौधे, और उसको भोज्य पदार्थों के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक, अब इन उत्पादकों का भक्षण कौन करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता करेंगे। तो देखिए होता क्या है, एक साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट का नाम है लिंडमैन, और अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का जो 10% नियम है, जो ऊर्जा का 10% नियम है, किसका, जो ऊर्जा का 10% नियम है, ऊर्जा का 10% नियम, ठीक, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो हमेशा आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऊर्जा का जो 10% नियम है इसको किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लिंडमैन। क्या है, इनका नाम है लिंडमैन। तो लिंडमैन ने क्या किया, ऊर्जा का 10% नियम दिया। इनके कहने का मतलब यह था कि हर एक लेवल में आप जैसे ही जाएंगे, उत्पादक से अगर आप प्राथमिक उपभोक्ता में जाएंगे, तो केवल और केवल 10% ऊर्जा ही एक लेवल से दूसरे लेवल में स्थानांतरित होती है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। बाकी की 90% ऊर्जा जो है जीव स्वयं के कार्यों में लगा लेता है। जैसे आपको यहां पे पूरा का पूरा फ्लो समझना है। जैसे मान लीजिए लिंडमैन ने क्या बताया कि पौधे द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है, अब जो उत्पादक हैं इनके पास पूरी की पूरी मान लीजिए 100% एनर्जी जो है विद्यमान है। अब 100% में से जब इन उत्पादकों का भक्षण, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये उत्पादक हैं, ये हमारे पास क्या है, उत्पादक हैं। तो अब इन उत्पादकों की अगर हम बात करते हैं, प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं, तो उत्पादकों के पास मान लीजिए अगर 100% ऊर्जा है, कितनी, 100% ऊर्जा है, तो इन उत्पादकों का भक्षण कौन करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स करेंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता करेंगे। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता जब भक्षण करेंगे इनका, तो होगा क्या, उत्पादकों के पास जितनी ऊर्जा है, मतलब 100% मान लीजिए एनर्जी अगर सबसे पहले उत्पादकों के अंदर है, तो इस 100% में से इसका 90% यूज स्वयं के कार्यों में कर लेंगे। जो हरे पौधे होते हैं या उत्पादक होते हैं, ये टोटल ऊर्जा का 90% भाग, यानी अगर 100% इनके पास एनर्जी है उत्पादकों या प्रोड्यूसर के पास, तो ये क्या करेंगे, उसका 90% भाग स्वयं के कार्यों में यूज कर लेंगे। अब बचा केवल 10%। तो जब इनको प्राथमिक उपभोक्ता भक्षण करेंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल और केवल 10% एनर्जी ही क्या होगी, पहुंचेगी। ठीक, अब प्राथमिक उपभोक्ता को जब कौन भक्षण करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब इनका भक्षण करेंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी आएगी, देखिए अब इनके पास 10% एनर्जी है, तो इस 10% का 90% भाग, इस 10% का 90% भाग प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा, अपने स्वयं के कार्यों में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और उसका जो 10% भाग है वो पहुंचेगा अगले श्रेणी के उपभोक्ता को। मतलब 10% अगर एनर्जी है, तो आप देखेंगे कि ये 90% उसका स्वयं के कार्यों में यूज कर लेगा, केवल और केवल उसका 10% भाग पहुंचेगा जाकर के कहां, अगली श्रेणी में। मतलब 10% एनर्जी अगर इसके पास थी, तो इसका 90% भाग प्राथमिक उपभोक्ता ने अपने स्वयं के कार्यों में यूज कर लिया। अब केवल और केवल 1% एनर्जी पहुंचेगी किसके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगी। ठीक, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण कौन करेगा, टर्सरी कंज्यूमर्स करेगा, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता करेगा। क्या करेगा, टर्सरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीयक उपभोक्ता करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है, द्वितीयक उपभोक्ता जो है, इसके पास 1% एनर्जी है, और इस 1% का 90% भाग ये स्वयं के कार्यों में यूज कर लेंगे,
और बचा कितना, उसका 10% जो बचेगा, मतलब इस 1% का 1% का 90 भाग ये अपने स्वयं के कार्यों में यूज कर लेंगे। इसका जो 10% बचेगा, इस 1% का जो 10% बचेगा, उसको ये अगली श्रेणी के जीवों में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी तृतीयक उपभोक्ताओं के पास केवल और केवल कितनी एनर्जी पहुंचेगी, तो इनके पास लगभग 0.1% जो है एनर्जी पहुंचेगी। तो हमको यह समझ में आया कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी जो है उत्पादकों के पास होती है, और उत्पादकों के पास जो प्राप्त एनर्जी है उसका 90% वो खुद यूज कर लेंगे, और उसका 10% जो है अगली श्रेणी के जीवों में स्थानांतरित हो जाएगा। फिर जब अगला जीव इसको खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन क्रमशः आप देखेंगे कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर क्रमशः क्या होता है, एनर्जी में हानि होती है। मतलब 100% एनर्जी उत्पादक के पास थी, इनके पास 10% बची, इनके पास 1%, और तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी कितनी बची, केवल 0.1%। यानी हमको यह समझ में आया कि हर एक पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, और हर एक पोषण स्तर में पहुंचने पर 90% ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो आपको बताना है लिंडेमान ने दिया। ठीक, तो यहां पे आप इजीली समझ भी सकते हैं कि पौधे द्वारा जो भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा होती है, उसका लगभग 90% भाग वो स्वयं के जैविक क्रियाओं में यूज कर लेते हैं, और उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। ठीक, और शेष जो 10% ऊर्जा होती है, शेष 10% भाग जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, यह प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार इस 10% का 90% भाग ये स्वयं खर्च कर लेंगे, और बचा जो इसका 10% वो कर देंगे कहां, ट्रांसफर, अगली श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंदर। तो इस प्रकार किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि अंत में अपघटक क्या करते हैं, इन उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। जैसे ही ये तृतीयक उपभोक्ता खत्म होंगे, यानी उच्च उपभोक्ता जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद उनका भक्षण कौन करेगा, अपघटक करते हैं। तो अपघटक क्या करते हैं, इनसे प्राप्त जो भी एनर्जी है उसको स्वतंत्र रूप से वातावरण में क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, हमेशा आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो आपको याद रखना है लिंडेमैन ने। और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है एक दिशीय होता है। ठीक, एक चीज और आपको याद रखनी है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो कहीं का भी इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर खाद्य श्रृंखला, अगर मान लीजिए फूड चैन, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए फूड चैन यानी कि खाद्य श्रृंखला, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर फूड चैन अगर अधिक लंबी है, अगर किसी भी इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला क्या है, ज्यादा लंबी है, तो ऊर्जा की हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मान लीजिए फूड चैन क्या है, ज्यादा लंबी है, तो ऊर्जा की हानि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, ऊर्जा की हानि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर फूड चैन कैसी है, फूड चैन मान लीजिए कैसी है, छोटी है, तो ऊर्जा की हानि भी क्या होगी, कम होगी। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी की हानि होगी, और किसी भी इकोसिस्टम में जितनी छोटी फूड चैन होगी यानी कि खाद्य श्रृंखला होगी, ऊर्जा हानि उतनी ही कम होती है। तो इतना बस आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और ऊर्जा की हानि कैसे होती है, दोनों ही चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें आपको नोट करके रखनी है। ठीक, तो आपको यह चीज भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फूड चैन की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी परितंत्र में यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का एक क्रमबद्ध प्रवाह पथ होता है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। हमने आपको डेफिनेशन भी इसकी कराई थी खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, उसकी के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और अगर आप कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, खाद्य जाल। क्योंकि अगर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो यह एक जाल का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो किसी भी परितंत्र में आप देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। मतलब कई सारे खाद्य जाल अगर आपस में देखेंगे कि खाद्य जाल की अगर हम जब बात करेंगे तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में परस्पर मिल जाएगी तो वह एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करेंगे, जिसे हम बोलेंगे खाद्य जाल।
मतलब खाद्य श्रृंखलाओं के ही संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक, दूसरा डिफरेंस आपको समझना है कि इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ क्या होता है, एकदम सरल रेखा में होता है। कैसा होता है, एकदम सीधी सरल रेखा में। खाद्य श्रृंखला किसी की भी आप लेंगे, आप उत्पादक से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक अगर जाते हैं तो आपको सीधी एक खाद्य श्रृंखला दिखाई देगी। जैसे आपने मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है, फिर प्रोड्यूसर से हम कहां पहुंचे, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्सरी कंज्यूमर्स ने खाया। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि उत्पादकों से लेकर के विभिन्न उपभोक्ताओं तक जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है, उसका जो मार्ग है यानी जो प्रवाह पथ है, उसका जो रास्ता है वो एकदम कैसा है, सीधा है। ठीक, तो हमको यह समझ में आया कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, उसका जो मार्ग होता है वो एकदम सरल रेखा में होता है। एनर्जी एकदम सीधी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, मतलब एक सीधी रेखा में एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता है। खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है वो अनियमित होता है। क्यों अनियमित होता है भैया, क्योंकि उत्पादकों का भक्षण कई अलग अलग प्रकार के जीव करते हैं, फिर कई सारे प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण कई अलग अलग प्रकार के द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं, फिर कई द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण अलग अलग तृतीयक उपभोक्ता करते हैं, यानी एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। तो वहां पे जो एनर्जी का फ्लो होगा वो अलग अलग दिशाओं में होगा, यानी कई सारी दिशाओं में एनर्जी का फ्लो होगा। तो इनमें जो एनर्जी का फ्लो है या एनर्जी का जो प्रवाह पथ होता है वो एकदम से अनियमित होता है। उसका कोई रेगुलर पथ नहीं होता है कि कोई रेगुलर वे में एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होगी। इसका एकदम से इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। एनर्जी कहां से कहां फ्लो हो रही है इसका कोई सीक्वेंस है ही नहीं। कुछ एनर्जी दाएं साइड जा रही, कुछ बाएं साइड जा रही। जैसे जैसे जीव इनका भक्षण कर रहे हैं, एनर्जी सबके पास एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो रही है। यानी इनका जो मार्ग होता है, प्रवाह पथ होता है एनर्जी का, वो कैसा होता है, अनियमित होता है। फिर आप देखेंगे इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ कैसा होता है, हमेशा एक सरल रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रवाह पथ जो होता है खाद्य जाल का, वो कई दिशाओं में होता है। खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है वो कई अलग अलग दिशाओं में होता है, इसीलिए तो अनियमित होता है ना, क्योंकि कई अलग अलग दिशाओं में, उसकी दिशा कोई फिक्स है ही नहीं कि एकदम सीधी रेखा में जाएगा, कि ऊपर जाएगा, कि नीचे जाएगा, इसकी कोई दिशा है ही नहीं। अनियमित रूप से क्या होगा, इनमें एनर्जी का फ्लो होगा। तो तीनों डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग आप देखेंगे परीक्षा बोर्ड या कुछ भी आपके पास होगा उसमें आप देखेंगे कई सारे सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक और अंतर थोड़ा सा समझना है। यहां पे 2 अंकों में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अपमार्जक और अपघटक में क्या अंतर होता है। अपमार्जक की अगर हम बात करते हैं तो अपमार्जक ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब कोई भी अगर मृत जीव है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी मृत जीव है, तो इस मृत जीव का भक्षण जो है ये अपने भोजन के रूप में करेंगे। जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक क्या करते हैं, किसी भी मृत जीव का जो भक्षण होता है वो अपने भोजन के लिए करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपघटक की, तो अपघटक क्या करते हैं, अपघटक किसी भी मृत जीव का भक्षण करते हैं और उसको स्वतंत्र रूप से वातावरण में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यानी आप देखेंगे कि अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो कि मृत जीवों के शरीर को क्या करेंगे, उनके अवयवों में विघटित कर देते हैं, मतलब सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। अपघटक भी क्या करेंगे, मृत जीवों का भक्षण करेंगे, लेकिन भोजन के रूप में ना करके ये क्या करेंगे, ये जो जटिल यौगिक होते हैं उन जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ने का काम करेंगे और उसको वातावरण में क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। दूसरा जो आपका डिफरेंस है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल करते हैं अपघटक और अपमार्जक की, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपमार्जक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, गिद्ध है, यानी कि वल्चर है। और उदाहरण यदि हम बात करते हैं किसकी, अपघटक की, तो आपको पता है कि कई सारे कवक जो होते हैं वह, इसके अलावा कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपघटक का काम करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करने का काम करते हैं। कई सारे अलग अलग प्रकार के फंगाई या कवक होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह हो गए, ये सारे के सारे अपघटक का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको यहां पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग इसका भी ले सकते हैं।
और फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है और एनर्जी की हानि कैसे होती है, और साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में आप लोगों ने डिफरेंस या अंतर भी देखा। अब घटक व अपमार्जक में भी आपने अंतर देख लिया। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो चैप्टर 12 है यानी जो इकोसिस्टम है, केवल एक टॉपिक आपका रह गया है और वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल जो है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि पिरामिड कैसे बनते हैं, चाहे वो जीव संख्या का पिरामिड हो या जीव भार का पिरामिड हो या ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं पिरामिड से संबंधित, इनको हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसकी जो अगली वीडियो आएगी चैप्टर 12 की, उसमें हम आपको पूरा का पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड और उसके जितने भी टाइप्स हैं वो हम आपको पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।